मैं हूं चौधरी एयाज अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं जीएमसी न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको बताएंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल, वो भी हकीकत की रोशनी में। तो देखते रहिए ZMC न्यूज़ नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएमसी नेटवर्क और मैं हूं एयाज अहमद चौधरी एडवोकेट, आपका मेज़बान। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो कि मुल्क में गुनागू की जो कैफियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज का ये प्रोग्राम जिसका अरेंज हमने किया है, इसमें जो मौजूदा अदम एतमाद है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इस पे हमारे साथ मेहमान हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। और जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जो कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वापस पार्लियामेंट में आ गया है और सियासी पार्टियों को कहा गया है कि उसके ऊपर आप इत्तफाक़ राय करें, इस हवाले से है। और हमारे साथ आज मेहमान हैं तहसील वज़ीराबाद के बहुत बड़े कानूनदान चौधरी अरशाद अहमद चीमा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वेलकम चीमा साहब। थैंक यू वेरी मच जी। चीमा साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि मौजूदा हालात में जो अदम एतमाद PDM की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से लाई गई है, ये किस हद तक आपको कामयाब होती नज़र आ रही है? देखिए जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो प्रोविजन मौजूद है कि अगर मेंबरान पार्लियामेंट अपने प्राइम मिनिस्टर पर उनका एतमाद नहीं रहा तो उसको अदम एतमाद की बुनियाद पे उनके ओहदे से फारिग कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी एक अदम एतमाद देखा था बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, बेनज़ीर के ख़िलाफ़। तो बड़ी कोशिश की थी, उस वक्त IG आई थी और भी थे, सारी कुव्वतें शामिल थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में जो इत्तेहादी हैं या उस वक्त बेनज़ीर के जो मेंबर थे वो उसके अपनी पार्टी के उसके ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन में तो बड़ी अजीब सी बात बन गई है कि जो अपने मेंबर हैं जिन्होंने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, या मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मखसूस नशिस्तों वाली औरतें भी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, जो कि बिल्कुल पार्टी की बुनियाद पे मेंबर होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भी अदम एतमाद पास हो सकता है अगर अपने मेंबरान को इमरान खान साहब ठीक कर लें, या इसमें ज़्यादातर रोल तरीन ग्रुप का भी हो सकता है। अगर वो इनके साथ चला जाए और इत्तेहादी कायम दायम रहें तो फिर अदम एतमाद किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है, और इमरान खान को चाहिए वो अपने जो नाराज़ मेंबरान उनको राज़ी करें ताकि अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो सके। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में। मतलब ये अब इमरान खान साहब ने भी एक 27 मार्च को एक पावर शो इस्लामाबाद में जी परेड ग्राउंड में उसकी अनाउंसमेंट कर दी है और PDM वाले भी अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। मौजूदा हालात में अगर इदारों को यहाँ इस मौका पर इदारों को मुदाखलत करनी चाहिए, अगर ये इस्लामाबाद में इन दो बड़ी सियासी पार्टियों का जी आपस में अगर कोई क्लैश हो जाता है तो तसादम हो सकता है, तसादम हो जाता है, तो मौजूदा हालात किस तरफ जाएंगे? मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि ये जो जलसे कर रहे हैं दोनों पार्टीज, इनका अदम एतमाद के साथ क्या तल्लुक हो सकता है? इसमें पावर शो क्या करना? पावर तो करनी है असम्बली में शो दोनों ने। जो 172 अपने पूरे कर जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन ये बाहर पे कैसे? बाहर वाले लोगों ने तो वोट नहीं देना, ये तो बाद में भी हो सकते थे, जलसे सारे काम हो सकते हैं। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है। ना जलसा होना चाहिए, ना वहाँ पे कोई पावर शो होना चाहिए, बल्कि पहले ही अदम एतमाद की वजह से मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। हर शख्स जो है वो बेचैनी की शक्ल में चल रहा है और वो गोम गो की पोजीशन में कि पता नहीं मुल्क का क्या बनना है, क्या होगा। और मैं एक और बड़ी अहम बात है कि अदम एतमाद तो उन्होंने पेश कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इसके आगे वाला सिनेरियो क्या है, फिर कैसे हुकूमत बनेगी, कैसे चलेगी। वो कोई ऐसी सिचुएशन इनके पास नहीं है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जलसे जो हैं इनको फौरी ख़त्म होना चाहिए और इन पे गवर्नमेंट को चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पाबंदी लगा देती कि भाई नहीं, इसके बाद आप जलसे कर लेना, जो मर्जी करना, ये तरीक जब तक कामयाब हो या नाकाम हो, जो भी हो, इससे तसादम का भी खतरा हो सकता है और मुल्क में अफरा तफरी भी फैल सकती है और हो सकता है इसका कोई और नतीजा निकला है जिसकी वजह से किसी और कुव्वत को मौका मिल जाए कि वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर ले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ये मुनासिब नहीं है, तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। चीमा साहब, इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो चैप्टर है जो आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि जो सीटें हैं रिज़र्व, उन पे जो लोग आए हैं उनको वोट का किस तरह इख्तियार है और किस तरह वो वोट अपनी पार्टी जहाँ से जो उनको बाहर से इलेक्टेड नहीं है, वो पैराशूट के जरिए जिनको ये सीट मिली है, वो किस तरह इसी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत होती है ना और पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे बड़ी अहमियत होती है पार्टी की। और पार्टी जो है अगर मुतनासिब नुमाइंदगी हो यहाँ पे, तो फिर पार्टी की जितनी सीटें खुद जीते वो फिर नामजद कर देती है कि ये फलां 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 बंदा हमारा एमएनए होगा। लेकिन यहाँ चलो ये है कि लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन अगर पार्टी की सीट है तो फिर पार्टी के खिलाफ तो वोट नहीं जा सकता, ना जाना चाहिए। वो तो पार्टी का मरूने मिन्नत है, उसके टिकट पे आया। अब वो टिकट पे आया बंदा, जीत के आया और वो अपने प्राइम मिनिस्टर जो या जो भी बंदा स्पीकर है या किसी के खिलाफ अदम एतमाद में उसके खिलाफ वोट दे देता है, तो ये तो बहुत नामुनासिब बात है और ये दुरुस्त नहीं है और ये जमहूरी असूलों के खिलाफ है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ये 63A जो है ये 2010 में तरमीम हुई थी, इसलिए आयद की गई थी। इसको कहते हैं डिफेक्शन क्लाज। डिफेक्शन क्लाज इसके लिए कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी से मुनरफ होकर उसके खिलाफ वोट दे जाता है, मालियाती यानी बजट में दे जाता है या किसी अहम मामले में दे जाता है, या इस तरह ये अदम एतमाद का बहुत अहम मामला है, तो इसमें अगर वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देता है जिसकी पार्टी का, या वो कोई अगर मुस्लिम लीग नून का बंदा या पीपल पार्टी का बंदा वो उनकी मंशा के खिलाफ या उनकी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे जाता है, तो फिर उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास का इतलाक हो जाता है। वो है 63A। अब इसमें बड़े अबाम पैदा किए गए, गवर्नमेंट ने भी किए, हालांकि सीधा सीधा प्रोसीजर है कि अगर कोई बंदा, यानी इसका इतलाक पहले नहीं होता, यानी अब इसमें सीमा साहब मैं आपसे, ये जो 63A है इसमें नंबर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का आइन में जिक्र है। जी जी, और बहुत ये बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जब ये 63A आया, इसमें अमेंडमेंट होके ये 63A आया, तो इसमें इसी बिहाफ पे सदारती रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी, गया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस गया है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को उसी, जिस तरह आपने कहा कि गुनागो की कैफियत में वापस भेज दिया कि ये मामला पार्लियामेंट में हल किया जाए, ये सियासी मामला जो है ये इसको सुप्रीम कोर्ट से दूर रखा जाए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जनाबे वाला ये कह दिया चीमा साहब कि ये फैसला पार्लियामेंट में हल किया जाए, तो पार्लियामेंट में हल करने के लिए आर्टिकल 63A जो है इसमें तो बड़ा उन्होंने वाज़ेह डिफाइन कर दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है वो कर सकता है, उसको इख्तियार है कि वो कार्रवाई करे, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो हाउस चला रहा है वो 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को उनके मुतल्लिक रेफरेंस भेज दे और वो फिर 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को, आपके नुक्ता नजर में सुप्रीम कोर्ट को कोई वाज़ेह अहकाम जारी करने चाहिए थे? पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने ये भी बात, बिल्कुल मैं इस पे इत्तफाक नहीं करता, तो कोई रेफरेंस भेजना चाहिए था, क्योंकि लॉ जो है डेट इज़ वेरी मच क्लियर, कोई अभाम नहीं है, कोई उसमें वेगनेस नहीं पाई जाती। लिखा हुआ 63A में कि जो बंदा अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा या अपने हेड ऑफ पार्टी के कहने नहीं चलेगा, वो और जगह पे वोट दे जाता है, यानी अदम एतमाद में वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो हेड ऑफ पार्टी है वोट दे जाता है, या अदम एतमाद में वो बजाय अदम एतमाद के हक में वोट देने के उसके खिलाफ वोट दे जाते हैं, नून लीग का बंदा है या पीपल पार्टी का है,
तो उसका जो हेड है पार्टी का वो विद इन 2 डेज यानी उसी वक्त ही वो उसके खिलाफ स्पीकर को लेटर लिख सकता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और स्पीकर साहब क्या करेंगे, वो 2 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसको बाकायदा नोटिस करेगा, क्योंकि नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी ये जो नेचुरल जस्टिस का एक तरीकाकार है कि सुनना चाहिए उसे, उसको बुलाएंगे, उसके नोटिस देंगे, उसको सुन के बाद वो फैसला करेंगे कि वाकई इसको नहीं रहना चाहिए मेंबर या रहना चाहिए। तो ये तरीकाकार बिल्कुल साफ है। अब गवर्नमेंट ने पता है मेरे ख्याल के मुताबिक तो रेफरेंस इसलिए भेजा है कि शायद वहाँ से उनको कोई प्रोटेक्शन मिल जाए और अदम एतमाद जो है उसका, यानी सुप्रीम कोर्ट कह दे जी वोट नहीं डाल सकता, वो जो खिलाफ नहीं डाल सकता, पहले उसको रोक दिया जाए। ऐसी बात नहीं है, हमेशा सजा जुर्म करने के बाद होती है, पहले नहीं होती। अब कोई बंदा पता नहीं उन्हें देना है वोट या नहीं देना या क्या उसका इरादा है, वो तो वहाँ खड़ा होकर अपना हाथ खड़ेगा। और ये अदम एतमाद में ये ज़रूरी है कि 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे, जो एक तरफ हैं अदम एतमाद में हक में और जो नहीं है, तो वहाँ तो हर बंदा नज़र आ जाएगा कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। तो फिर उसके खिलाफ डिफेक्शन क्लास जो है उसकी तलवार लटकेगी। अब इसके बाद एक और बड़ी अहम बात है कि उसकी ड्यूरेशन क्या होगी नाअहली की, या तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें वाजे कर देता, अगर नहीं है तो फिर यही समझा जाएगा कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो ताहयात नहल हो जाएगा। इसके लिए भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरा जो ख्याल है वो ये है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए रेफरेंस भेजा है ताकि वो बाज आ जाएं, हमारे खिलाफ वोट ना दें, जो इनकी पार्टी के बंदे हैं। और एक बड़ी अहम बात है कि बंदा पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो पार्टी का बंदा है, वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत है, पार्टी बेसिस पे इलेक्शन है। तो वो कैसे दूसरी, बड़ा अच्छी ये तरमीम आई है और इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पार्टीज़ की जो ताकत है वो कायम और दायम रहेगी। लेकिन अगर ऐसे हो तो फिर रोजाना एक बंदा पार्टी छोड़े दूसरी तरफ चला, फिर छोड़ दे फिर दूसरी तरफ चला, तो इससे सिस्टम ख़राब होता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बेहतर किया है अगर उन्होंने वापस भेज दिया है, ताकि ये खुद ही फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों इन्वॉल्व हो, सियासी मैटर है। पार्लियामेंट खुद बिल पेश करे, अमेंडमेंट कर दे, आइन मौजूद है, उसको उनके पास ताकत मौजूद है। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी क्लास है और इसका जो है ये इससे पार्लिमानी जमहूरियत कायम रह सकती है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। ये इसके बारे में इसमें अब एक इबाम ये भी है कि अगर जो बागी अरकान हैं ये अदम एतमाद में इमरान खान के अगेंस्ट ये अपना वोट कास्ट कर जाते हैं, अपनी पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसकी राय के मुतजाद चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर ये वोट दे जाते हैं, उनके 172 जो हैं अपोजिशन के वो पूरे हो जाते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। इसके बाद अगर ये लोग डी सीट हो जाते हैं या नाअहल हो जाते हैं, तो अगला जो आएगा वजीर आजम, उसको भी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर वो किस तरह पूरा करेगा, ये कैसी गुनागू की कैफियत में छोड़ देंगे। ये जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि जो हाजिर मेंबर हों पार्लियामेंट में, उनकी अक्सरियत जिसके फेवर में हो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। असल होगा ये कि अगर ये डिफेक्शन क्लास अप्लाई हो जाती है, या तो मेरा तो ख्याल है कि जो बंदे वोट देना चाहते हैं ना किसको, इमरान खान के खिलाफ या अपनी पार्टी के खिलाफ, तो वोट कास्ट कर लें, लेकिन डिफेक्शन क्लास से बचने के लिए दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर सीट। उनको फौरी तौर पर रिजाइन कर दें, या पहले अगर नहीं वो पसंद करते तो पहले रिजाइन कर दें, लेकिन डिफेक्शन क्लास किसी कानूनी गिरफ्त में आने से बच जाए ताकि हमेशा की नहली से उनकी जान छूट जाए। तो ये इसका तरीका। पार्लिमानी जमहूरियत में पार्टी बेसिस को सामने रखना और उसको अहमियत देना सबसे बेहतरीन चीज़ है, नहीं तो जमहूरियत रह ही नहीं सकती। जिस तरह बरतानिया में आप देख लें, पार्टी की बुनियाद पे कभी कोई डिफेक्शन क्लास का मसला नहीं हुआ, या दीगर मुल्कों में भी नहीं हुआ। ये हमारे पाकिस्तान में पता नहीं इसको बड़ी आवाज़ दे दी गई है कि जी फलां जगह टुर गया और फलां चला गया और फलां जगह चला गया। ये नामुनासिब बात है। अपनी पार्टी को ही चलाना पड़ेगा, या फिर अगर वो नहीं वोट देना चाहते तो पहले इस्तीफा दे दें, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वोट दे के तो फिर बेशक इस्तीफा भी दे दें, लेकिन उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास का अमल हो जाएगा और वो ताहयात नहल हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा चीमा साहब ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये अदम एतमाद जो है ये कामयाब हो जाता है, इमरान खान डिसक्वालीफाइड हो जाता है, इसके बाद का जो सिनेरियो है उसमें तो क्या ये मुल्क बगैर
पार्लियामेंट के बगैर, किसी इलेक्टेड के बगैर, कबीना के बगैर, क्या इस मुल्क ऐसे हालात हैं कि मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या मुल्क इस तरह इनसे चल सकेगा? क्या किस तरह ये मुमकिन है? अगर ऐसी सूरत हाल है ना जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर अदम एतमाद हो जाता है, वज़ीर आज़म चला जाता है, फिर सदर दावत देता है कि भाई वज़ीर आज़म बनाएं, अपना कामीना बनाएं, अगर कोई पार्टी उसमें नहीं कामयाब होती या किसी को अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर इसका इलाज यह है कि सदर साहब इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगी असम्बलियाँ, वो डिज़ाल्व कर दी जाएंगी और फिर इलेक्शन अनाउंस हो सकता है। तो जिस तरह इसमें मेरी गुजारिश है कि कोई केयर टेकर सेटअप आएगा जब वो इलेक्शन, जैसे आप पहले भी देखते हैं, जब इलेक्शन आता है तो फिर केयर टेकर सदर साहब जो हैं वो नामजद करते हैं लोगों को और वो इलेक्शन कराने की हद तक उतनी देरी रहते हैं। गवर्नमेंट तो रहनी है, कोई ना कोई बंदा सदर जो है उसके पास फिर एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएंगी, वो फिर चलाएगा मुल्क को, साथ वज़ीर आज़म किसी को बनाएगा या किसी और को, लेकिन फिर सदर का रोल आ जाता है इसमें। तो ये अगर गवर्नमेंट अगर नई हुकूमत बनती है आइंदा में, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको उतार के इमरान खान को, तो अगर नून लीग वज़ीर आज़म बनाती है गवर्नमेंट, तो कैसे वो जिस तरह इमरान खान 3.5 साल कोशिश करता रहा है, लेकिन हालात ही इस तरह के हैं कि वो समझा जाता है कि वो नाकाम हो गया है, तो नून लीग कैसे यहाँ से मईशत को आगे ले जाएगी और बड़ा अच्छी गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस आ जाएगी, कुछ चीज इनके पास को मुआवजा आ जाएगा। यही लोग हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ यही है, हालात ही यही है। मैं नून लीग की गवर्नमेंट का कुछ कामयाबी से चलना, उसके पीछे एक और राज था। वो क्या था? वो था कि उनकी मैंडेट बहुत ज़्यादा होता था। ये इमरान खान की गवर्नमेंट इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट है, 2-4 बंदों में या 5 बंदों से मेजॉरिटी से, जैसे आजकल हो रहा है कि दादी किधर बुम कर रहा है, को किधर कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं ना कि उनके पास बंदे कम है, इनके पास बंदे बहुत ज़्यादा। इन्होंने हमेशा जो गवर्नमेंट बनी है इनकी, वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा बनी है। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर नया सेटअप आ जाता है जिसमें अनाउंसमेंट भी है पीडीएम में कि शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होगा, तो फिर वो इसी तरह पकड़ दकड़ करके किसी को कोई वजीर लगाएंगे, किसी को यही इसी तरह ये, तो फिर ये ऐसे मुल्क, इस चीज का मुल्क के हालात खराब होंगे, मुईशत मजीद तबाह होगी, महंगाई बढ़ेगी, बड़ा कुछ होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी और रोजगार नहीं मिलेगा, लोग अफरा तफरी का शिकार रहेंगे, बेयकीनी और बेचैनी का सिलसिला चल पड़ेगा। तो ये फायदा तो नहीं है, नुकसान ही होना है इसका। इनको चाहिए था कि सब्र कर लेते। चीमा साहब, प्रोग्राम के आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि बाहर जो लोग, हम लोग बैठे हैं, हम जो लोग देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं मौजूदा मुल्की हालात को, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो मुर्दा सियासत थी, जो सियासत उसकी दफन होने जा रही थी, उसमें इन्होंने एक नई रूह फूंक दी है। जिस तरह वो नाकाम हो रहा था, जिस तरह उनका उससे ये जो महंगाई का एक जिस बोतल से बाहर निकला हुआ था, लोग उसको डिस्करेज कर रहे थे, लोग उसको, ये इन सब का एक जगह पे इकट्ठा होना, और वो इमरान खान के उस बयानिए की जो आज से 15 साल पहले वाला था कि जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने, इमरान खान की सियासत ने एक दफा फिर नया जन्म ले लिया, लोग उसके साथ हैं, और जिस तरह के वो जलसे कामयाब हो रहे हैं, कामयाब जलसे किए हैं, और अब वो एक पावर शो करने जा रहे हैं 27 तारीख को, और उसका स्लोगन जो है वो बड़ा खूबसूरत है। उसने उसका नाम रखा है अमर बिल मारूफ। और अमर बिल मारूफ, इसका मतलब ये है कि भलाई की तरफ कौन है और बुराई की तरफ कौन है। इस बात से तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की मुर्दा सियासत में एक नई रूह फूंक दी है ये पीडीएम और इसके हवारियों ने अपनी नाअहली की वजह से। मेरा तो ख्याल ये है कि इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि वो इनको हुकूमत इनके हवाले करे 1 साल 1.25 साल के लिए, और ये देख लें कि इन हालात में हुकूमत कैसे चलती है, और फिर लोगों ने कहना इमरान खान ही ठीक था यार, हमने गलती की है उसके खिलाफ बातें करके। तो ये इस तरह का सिनेरियो है। अब हर बंदा जो भी, मैं मेरे इख्तियार में कुछ हो या आपके इख्तियार में कुछ हो, कोई बंदा नहीं चाहता कि वो बेइज्जत हो या उसकी रेपुटेशन या उसका वकार खराब हो। हालात ही ऐसे हैं, कुछ कोविड आ गया, कुछ और बातें, कुछ मशीर वजीर अच्छे नहीं मिले, वही पुराने लोग थे, नई टीम बनानी चाहिए थी इमरान खान को। लेकिन बदकिस्मती ये है, कुछ ये बुजदार वाला मामला जो है ना,
इसने बहुत लेट डाउन किया इमरान खान को। इस तरह का बंदा सुस्त और इस तरह का बिल्कुल ही इनएक्टिव किस्म का बंदा बड़ा सूबा है पंजाब, इसमें तो बड़ा एक्टिव बंदा चाहिए था, कोशिश करता तो क्यों ना इमरान खान कामयाब होता, लेकिन कुछ गलतियां की हैं उसने। सीमा साहब, मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो इसको थर्ड एम्पायर भी कहते हैं, वो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का तो रोल हमेशा रहा है, लेकिन अब जब हालात इस तरह के हो जाए ना जी, अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी हालात का उतार चढ़ाव देखना होता है। अब एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान साहब महंगाई के जो जिन बाहर निकला है उसकी वजह से मामला ख़राब हो गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो कुछ उनकी न्यूट्रल पॉलिसी हो गई है कि ठीक है जी, अवाम जाने, पार्लियामेंट जाने, इमरान खान जाने, जो होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट कैसे मुल्क को संभालेगी या चलाएगी। तो मे भी ये मार्शल की तरफ चला जाए मामला, हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं, तो फिर उनको इसमें मुदाखलत करनी पड़े, इस तरफ भी जा सकती है बात। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया तो फिर इमरान खान को मुल्क की खातिर इस्तीफ़ा दे के चले जाना चाहिए और अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके इनका मुकाबला करना चाहिए। मेरी तो यही इसमें सूरत हाल बनती है जी। इसके साथ ही चीमा साहब, क्योंकि इनके पास कलील वक्त होता है, इसीलिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया मुझे बात करने का।